बच्चों, तो चलिए आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री का क्लास 10 का थर्ड चैप्टर यानी कि धातु और अधातु को पढ़ने वाले हैं। कौन सा बच्चों पढ़े हैं हम? चैप्टर नंबर 3, जो कि क्या है, धातु व अधातु। तो हम इसमें आपको पहले ही बताया, मैंने बेसिक नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा है पहले तो इस तरीके से मैं पढ़ाऊंगी, आपको रिविजन भी करा दूंगी, साथ साथ में आपका बेसिक भी क्लियर करा दूंगी। इतना मेरी कोशिश रहने वाली है, ठीक है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। जो चीजें ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में तुरंत अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम समझने वाले हैं धातु और अधातु होता क्या है। चैप्टर पढ़ने से पहले हमें उसका चैप्टर का हेडिंग क्या है वो तो पहले पता होना चाहिए ना। तो पहले हमें ये जानना चाहिए कि धातु और अधातु है क्या, जो हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए कि जो प्रकृति में कुछ ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जिनकी बहुत ज्यादा कीमत होती है, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि वह जो सूक्ष्मतम छोटे से छोटा कण होता है जिससे पदार्थ कोई बनता है ना। जैसे मान लीजिए छोटे छोटे अगर चांदी के टुकड़े रखे हुए तो उनको जोड़ करके कोई एक हम जो है, चाहे अंगूठी हो चाहे कुछ भी, एक हम पदार्थ बना लेते हैं। तो यही क्या कहलाता है बच्चों? तत्व कहलाते हैं। जिनसे छोटे छोटे जो कण होते हैं जिनसे कोई पदार्थ बनता है वो क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। लेकिन हमने उसको समझा कैसे कि ये कैसा है वो कैसा है, तो उसकी क्वालिटीज तो अलग होती है। जैसे सिल्वर अलग है, गोल्ड अलग है, डायमंड अलग है, आयरन अलग है, कॉपर अलग है, ये सभी अलग अलग है ना। तो इनकी क्वालिटीज के हिसाब से इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। सबसे पहले आता है धातु, दूसरा आता है अधातु और तीसरा आता है उपधातु। तो समझा आपने कि वह सूक्ष्मतम कण जिससे निर्मित, छोटे से छोटे सूक्ष्मतम कण जिससे बनकर कोई पदार्थ निर्मित होता है वो क्या कहलाता है बच्चों? तत्व कहलाता है। और इन्हीं तत्वों को उनकी क्वालिटीज के अनुसार 3 अलग अलग कैटेगरीज में साइंटिस्ट ने डिवाइड किया। पहला है धातु, दूसरा धातु, तीसरा उपधातु, ठीक। चलिए अब हम धातु के बारे में पढ़ते हैं कि धातु क्या होती है। तो समझिएगा कि धातु, अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाए कि धातु हम किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा कि जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की उनके अंदर क्वालिटीज होती हैं, वो क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। जस्ट इसी के अपोजिट में अधातु हो जाता है, ठीक है। यानी कि जो धातु होता है उसमें अपनी विशेष एक चमक होती है, जैसे हम पहचान सकते हैं कि ये धातु है। और दूसरी क्या होती है कि उसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की और धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है, जिस वजह से उसको हम धातु कहते हैं। अब उसकी कुछ क्वालिटीज होंगी। तो क्वालिटीज 2 टाइप के हम लोग पढ़ते हैं, एक भौतिक और एक रासायनिक। तो भौतिक गुणों में सबसे पहले अगर हम धातु की बात करते हैं तो क्या आ जाता है? धात्विक, इनमें क्या होती है? चमक पाई जाती है। जैसे हम पहचान सकते हैं कि क्या है, एक धातु है। जैसे सोना अगर आपने देखा, चमक उसकी विशेष होती है ना। जैसे अगर एल्यूमिनियम रखा है, कॉपर रखा है, हर एक चीज की अपनी अपनी अलग चमक होती है जिससे उनसे पहचान होती है ना। तो अगर आपको कोई सामने दिखाए कि ये क्या है, तो आप सिल्वर और गोल्ड में कंफ्यूज नहीं होगी, आपको पता है कि क्या गोल्ड और क्या सिल्वर है ना। तो देखिए इसमें क्या होता है, अपने में एक विशेष चमक होती है। लेकिन इसी के साथ एक अपवाद हम लोग को पढ़ने को मिलता है, आयोडीन जो होता है उसमें अपनी विशेष चमक नहीं होती है। ये धातु तो है लेकिन इसमें अपनी चमक नहीं होती है, ठीक है। तो कई बार ये आपसे, इसलिए मैंने इसको अलग से लिखा है, कई बार आपसे अलग से इस पे सवाल बन जाता है। जैसे कि पूछ लिया कि आपको दे दिया सोडियम, पोटेशियम, आयरन और कॉपर, एल्यूमिनियम, बहुत सारे दे दिया, उसी में आयोडीन भी लिखा है, बोला है कौन सी धातु नहीं है ना। या फिर हो सकता है पूछा जाए कि इसमें कौन सी चमक नहीं पाई जाती, तो आप आयोडीन मार्क कर सकते हैं। तो देखो क्वेश्चन बनाने का तरीका बहुत डिफरेंट होता है, तो इसीलिए अपने जो माइंड है उसको इस तरीके से सेट करो ताकि अगर किस तरीके का भी क्वेश्चन बन जाए कर लो उसको, ठीक है। दूसरी इसकी विशेषता क्या होती है, फिर भौतिक गुण की बात कर सकते हैं। तो विद्युत और उष्मा की सुचालकता होती है। इनमें क्या होता है? विद्युत और उष्मा की सुचालक होती है। मतलब अगर इसमें करंट हम डालें तो आराम से जो धारा है वो प्रवाहित हो सकती है। अब आप सोचोगे तो हम लोग सोने का यूज तो करते नहीं, अरे भाई जब पहनने के लिए नहीं तो कहाँ हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में उसका यूज करेंगे, इसीलिए कॉपर हम लोग यूज कर लेते हैं क्योंकि वो सस्ती होती है और आसानी से उसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी आराम से फ्लो हो जाती है ना। तो अब देखेंगे, लेकिन इसमें अपवाद होता है टंगस्टन और लेड का। इसमें से जो करंट है वो आसानी से प्रवाहित नहीं हो सकती है, सुचालक नहीं होती है, ठीक। अब देखिए इसी में अगर हम बात करें तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी धातु है जो सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ सुचालक होती है विद्युत ऊष्मा का। तो हम लोग कॉपर हर जगह देखते हैं, लेकिन अगर हम सर्वश्रेष्ठ की बात करें तो उसमें आ जाता है चांदी यानी कि सिल्वर, जिसको हम लोग किससे लिखते हैं? Ag से लिखते हैं, ओके। चलिए थर्ड नंबर पे आ जाते हैं आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता का मतलब क्या होगा? अगर हम इसको पीटे या फिर इसके ऊपर जो है हम लोग प्रहार करें तो आसानी से चद्दर या पतले तारों में जो है बदल जाता है, चद्दरों में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है।
लेकिन अपवाद में हमें क्या पढ़ने को मिलता है, जिंक और पारा, Hg। Hg क्या होता है, सामान्यता ऐसी ठोस चीज है जो सामान्यता पर क्या होती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। मतलब ये ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में होती है, इसके अलावा कोई भी धातु नहीं जो द्रव अवस्था में हो। लेकिन जो Hg होता है यानी कि पारा जिसे हम बोलते हैं वो द्रव अवस्था में होती है। ओके, तो आघात वर्धनीय मतलब क्या हो गया, जिसको हम जो चद्दर में आराम से परिवर्तित कर सकते हैं, उसको अगर ठोक पीट कर चद्दर बना सकते हैं। जैसे लोहे का चद्दर आपने देखा होगा, एल्यूमिनियम का भी देखा होगा। एल्यूमिनियम का तो बहुत ज्यादा यूज आपने देखा, जैसे डिब्बा कोई आप नया लेके आते हैं मार्केट से तो उसके ढक्कन के ऊपर लगा रहता है ना, ताकि वो खराब ना हो जल्दी से। तो इसे होता है आघात वर्धनीय। और आपसे पूछा भी जा सकता है आघात वर्धनीयता क्या होती है। तो अब आपको समझ में आ गया, अपवाद में जिंक और Hg। ठीक, फोर्थ क्वालिटी इसकी क्या है, तन्यता। इसमें तन्यता का गुण पाया जाता है, लेकिन अपवाद में क्या आ जाता है, फिर से पारा आ जाता है। ठीक है, अगला देखिए, तन्यता का मतलब समझ रहे हो, पतले तारों में परिवर्तित करना। ओके, कठोरता, देखिए धातु क्या होती है, कठोर होती है, लेकिन सोडियम एक ऐसी धातु है जो कठोर नहीं होती है। और इस पे सवाल ये पूछा जाता है आपसे कि कौन सी ऐसी धातु है जिसको हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं। किसी भी धातु को चाकू से काटा जा सकता है नहीं, लेकिन सोडियम को हम लोग काट सकते हैं। उस पर सवाल पूछा जाता है कौन सी ऐसी चीज है, धातु है जो उसको हम चाकू से काट सकते हैं, कौन सी हो जाएगी, सोडियम। अगला देखिए गलनांक, जो देखिए तो धातुएं होती हैं वो सामान्यतः जो है ताप पर गलनांक उसका होता है। ठीक, अगला देखेंगे हम लोग कौन सा है, 7वां नंबर का घनत्व। घनत्व होता है इसमें, लेकिन अपवाद में क्या आ जाता है, क्षार धातुएं, है ना, क्षार धातुएं क्या आ जाती है, अपवाद। अब क्षार धातुओं में कौन कौन सा आता है, याद रखिएगा, सोडियम आता है, पोटेशियम आता है। ठीक है, समझ गए, सोडियम और पोटेशियम आता है। पोटेशियम को हम लोग के से लिखते हैं और सोडियम को हम लोग Na से लिखते, दिखाई दे रहा है ना, हाँ दिख तो रहा है। चलो अब हम लोग आ जाते हैं केमिकल क्वालिटीज के ऊपर, यानी कि रासायनिक गुण। तो किसी भी धातु का जो रासायनिक गुण होता है, सबसे पहले ऑक्सीजन से वो क्रिया कर लेता है और ऑक्साइड बना लेता है। एग्जाम्पल आप अपने डेली लाइफ में समझ सकते हो, आयरन देखा है, लोहा, तो उसको देखा होगा आपने कि अक्सर लोहे के ऊपर पेंट लगाई जाती है, पेंट उसको कर दिया जाता है। लेकिन जिस पे लोहे पे पेंट नहीं होती है, वो जैसे पेंट भी होगा, पेंट अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो कुछ दिन बाद वो पेंट हटने लगता है और जो लोहा है उसमें जंग लगने लगती है। तो वही है, जब वो ऑक्सीजन डायरेक्ट किया हुआ पेंट अगर हटा, तो डायरेक्ट ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आया, तुरंत उसने क्या कर लिया, आप समझ सकते हैं, यहाँ पे देखिए लिखा है, वो अपना ऑक्साइड बना लेता है। और लोहे का जो ऑक्साइड है उसको हम जंग अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं। लेकिन अगर उसको हम पेंट कर देते हैं, अच्छा क्वालिटी का अगर पेंट है, तो उस पर जो परत है, लोहा और ऑक्सीजन दोनों के बीच में पेंट की परत लग गई, जिस वजह से जो लोहा है वो डायरेक्ट ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं जाता है और उस पर जंग नहीं लगती है। तो कई बार सवाल पूछा जाता है कि अगर हम लोहे को जंग से बचाना चाहें तो हम क्या करेंगे, तो इस पर सवाल बनता है। ठीक है, लेकिन देखिए लिथियम जो होता है इसमें कुछ हैसियत है, जैसे सोडियम है उसको हम लोग मिट्टी के तेल में, जो कैरोसिन बोलते हैं, उसमें रखते हैं, क्योंकि वो हाईली रिएक्टिव होता है। जैसे ही आप देखो, आपने देखा होगा वीडियोस में भी, जैसे सोडियम को पानी में डाला जाता है तुरंत फट जाता है। और इसी तरीके से एक लिथियम भी होता है, लिथियम, लेकिन जो तेल होता है ना, जैसे सोडियम को आपने तेल में डाला तुरंत डूब गई, लेकिन जो लिथियम वो तैरती रहती है ना, जैसे खतरा ज्यादा रहता है, इसलिए इसको पैराफिन मोम के अंदर लपेट के रखा जाता है। तो सवाल इस पे बन सकता है, सोडियम पे नहीं, लेकिन इस पे जरूर बनेगा। सेकंड नंबर पर अगर हम देखें, किसी भी धातु का पानी से क्रिया करा दे तो अपना हाइड्राइड बना लेता है, जैसे लिखा है MOH, H का मतलब हाइड्रोजन होता है। तो मैग्नीशियम की अगर हम पानी से क्रिया करा दे तो क्या बन रहा है, हाइड्रोजन। तो याद रखिएगा, किसी भी धातु को अगर हम पानी से रिएक्शन करा देते हैं तो अपने हाइड्राइड में परिवर्तित हो जाता है, हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। थर्ड नंबर पे देखेंगे, अगर हम हाइड्रोजन से क्रिया करें, देखिए एक बार हम ऑक्सीजन से कर रहे हैं, ये रासायनिक गुण हो गया, दूसरा हम पानी से कर रहे हैं, तीसरा हम हाइड्रोजन से कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन से करें तो ये अपने हाइड्राइड में परिवर्तित हो रहा है। फोर्थ नंबर पे अगर हम किसी भी धातु को अम्लों से क्रिया करा दे तो वो लवण में और हाइड्रोजन में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन 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 कॉपर, Ag मतलब सिल्वर, Au मतलब गोल्ड, सोना, ये तीन ऐसी धातुएं हैं, अगर हम इसका क्या करें, अम्लों से क्रिया कराते हैं, अगर वो बेस्ट क्वालिटी का गोल्ड है या फिर सिल्वर है, तो वो लवण में परिवर्तित नहीं होगा, क्योंकि इसकी सक्रियता क्या होती है, कम होती है। किसकी, सोने चांदी और किसकी, कॉपर की। तो इतना आपने समझ लिया। इसमें हमने क्या समझा, धातु के भौतिक और रासायनिक गुणों के बारे में, धातु क्या है, अधातु क्या है, उपधातु क्या है, ये कहाँ से इसको हमने स्टडी करना शुरू किया, वो सब बेसिक पॉइंट्स हमने पढ़ लिया और समझ लिया। तो इस तरीके से आप जो है इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, ताकि आपका रिवीजन करने में आपको आसानी रहे। और ये सामने सब कुछ लिखा हुआ है, रिएक्शन वगैरह सब कुछ साथ में है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। और मैं सोचती हूँ कि कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें
समझा सकूँ, इसलिए बहुत अच्छे तरीके से मैं हर एक वीडियो को बनाती हूँ ताकि आपको बढ़िया से रिवीजन आपका हो पाए। ठीक है, चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं अधातु के बारे में, उसका भौतिक और रासायनिक गुण। जिस तरीके से धातु पढ़ा उसी तरीके से अधातु भी पढ़ लेते हैं। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं अधातु के बारे में, यानी कि नॉन मेटल। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि जब खोजा गया था तत्वों को तो कुल कितनी अधातु थी? कुल 22 अधातु के रूप में खोजा गया। इन 22 अधातुओं में से कुल 6 जो थी वो उत्कृष्ट गैसें थी जो अधातु के कैटेगरी में शामिल थी। और 6 गैसें वो कौन कौन सी जो अधातु के कैटेगरी में शामिल है वो अभी हम लास्ट में देखेंगे, लेकिन पहले चलिए अधातु के बारे में समझ लेते हैं। तो अभी धातु जब हमने पढ़ा तो क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं और धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, यही तो पढ़ा। अधातु क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, ऋणायन बनाते हैं। तो सेम उसी का अपोजिट हो गया। धातु में क्या पढ़ा? इसमें धात्विक चमक होती है, विशेष प्रकार की चमक, जैसे सोना है, चांदी, इसमें चमक होती है। लेकिन वहीं अधातु में कोई भी विशेष चमक नहीं पाई जाती है। ठीक, चलिए अब हमने पढ़ा था कि एक जो धातु है जो कि क्या होती है? द्रव अवस्था में होती है। कौन सी? Hg यानी कि पारा। लेकिन अधातु के अंदर भी एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। नाम क्या है? ब्रोमीन यानी कि Br, जिसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? Br से। ये क्या है? ब्रोमीन है, जो कि क्या है? अधातु है, लेकिन ये क्या है? जो है अधातु है। ठीक है, जो कि द्रव है और अधातु है। लेकिन अगर हम कहें धातु में द्रव कौन सा है तो Hg हो जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं अधातु के भौतिक गुणों की तो क्या होता है? इसमें विशेष चमक नहीं पाई जाती। ठीक, दूसरा क्या है? विद्युत अचालकता, लेकिन इसका अपवाद क्या है? ग्रेफाइट। जो अधातु होते हैं वो क्या होते हैं? इनमें विद्युत चालकता नहीं होती है ना। लेकिन जो इसमें अपवाद है, जो ग्रेफाइट है, वो क्या है? अधातु है, लेकिन इसमें क्या होता है? विद्युत चालकता होती है। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर पे आते हैं भंगुरता। जैसे आपने अब देखा कि जो धातु होते हैं उनको पीट करके हम पतली चादर में बदलते हैं ना। लोहे को देखा, एग्जाम्पल सबसे सरल है। लेकिन जो अधातु होता है उनको हम पतली चादर में परिवर्तित नहीं कर सकते, क्योंकि जब इनको पीटा जाता है तो ये टुकड़ों में टूट जाते हैं। लेकिन जो धातु होती है वो टुकड़ों में नहीं टूटती है। ठीक है, उसको हम चाहे जितनी पतली चादर बना सकते हैं, है ना। सोने में देखा हो, कभी अंगूठी वगैरह देखा हो तो नीचे उसकी पतली सी बिल्कुल चादर लगी होती, जरा सी होती है, उसमें जिसमें उसमें साइन वगैरह बना रहता है ना। ठीक है, चलिए अतन्यता की बात करें तो जो अधातुएं होती हैं वो तन्य नहीं होती हैं, जिस वजह से इनको पतली तारों में खींचा नहीं जा सकता। 5 नंबर कठोरता। जो अधातुएं होती हैं उनमें कठोरता का गुण नहीं पाया जाता। धातु क्या होती है? कठोर होती है ना, लेकिन जो अधातुएं होती हैं वो कठोर नहीं होती है, मृदु होती हैं। गलनांक और क्वथनांक, और जो अधातुएं होती हैं उनका जो गलनांक और क्वथनांक दोनों क्वालिटीज होती है वो क्या होती है बच्चों? कम होती है ना। लेकिन इसका अपवाद क्या है? कार्बन और बोरान। अब अगर हम बात में घनत्व की बात करते हैं तो जो अधातु होता है उनका घनत्व कम होता है, लेकिन अधातुओं में क्या आता है? हीरा, आयोडीन, ये क्या है? अपवाद है, क्योंकि इसमें घनत्व ज्यादा रहता है ना। क्योंकि आपने हीरा, डायमंड देखा बहुत ज्यादा ठोस होता है। ठीक है, लेकिन भाई हम पढ़ रहे हैं क्या कि जो धातु है वो कठोर होता है, लेकिन अधातु में क्या आ जाता है? हीरा, वो धातु में नहीं आता। लेकिन जो अधातु है वो हीरा है, लेकिन ये क्या होता है? कठोर होता है, इसलिए अपवाद भी चला गया। ठीक है, क्योंकि जो धातु है इसमें अपनी क्वालिटीज में इसमें नहीं पाई जाती, इसलिए अधातु में आ गया। ठीक है, चलो रासायनिक गुण की अगर हम बात करें तो जो अधातु होते हैं, अगर देखिए अधातु में एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है, ये फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है, ये सभी क्या है? अधातु है। तो इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बना लेते हैं? ऑक्साइड बना लेते हैं। एल्यूमिनियम क्लोरीन ऑक्साइड पढ़ा है आपने, है ना। और उसके बाद जो है ये जल से कोई क्रिया नहीं होती अधातुओं की, अम्लों से कोई क्रिया नहीं होती है। अम्लों में कौन आता है? HCl आता है, H2SO4 आता है, और क्लोरीन से करके जो क्रिया होती है वो क्लोराइड बना लेते हैं। ओके, तो ये सभी क्या हो गए? अधातुएं हो गई। धातुओं में कौन कौन सा आता है? जैसे Ag है, Mg है, Au है, सोडियम है, ये सभी धातु के अंदर आ जाती है। ओके, समझ गए आप इतना सारा। और देखो अभी उत्कृष्ट गैसें हमने पढ़ा, तो उत्कृष्ट गैसें कौन कौन सी होती हैं? देख लीजिए, हीलियम होता है, नियोन है, ऑर्गन, ये 3 जो गैसें हैं ये उत्कृष्ट गैसें होती है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कुछ ऐसी अधातुएं होती हैं जिसमें गैस होते हैं वो अधातु के अंदर आते हैं ना। तो देखिएगा, हीलियम, नियोन, रेडॉन, आर्गन, जिनोन और क्रिप्टोन, ये क्या है? 6 ऐसी गैसें हैं जो किसके अंदर आती हैं? अधातु के अंदर आ जाती हैं। तो हो सकता है बच्चों ये पूछा जाए आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट है,
इस पे ध्यान रखिएगा। और चैप्टर हमने क्या पढ़ा, अधातु और धातु का, ठीक है। तो इन सभी गैसों को याद कर लीजिएगा, जो कि 22 अधातुओं में 6 ऐसी गैसें हैं शामिल जो कि अधातु की कैटेगरी में आ जाती हैं, ठीक है। तो इसको याद कर लीजिएगा जितने भी मैंने आपको ये सब कराया है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं उपधातु के बारे में, मिश्र धातु के बारे में, भर्जन और निस्तापन। ये 4 चीजें और आपके सिलेबस में बची हुई है। बीच का कुछ पोर्शन ऐसा है पढ़ना है, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है। जितना इम्पोर्टेंट है बस उतना रिवीजन आपको करना है, ठीक है। तो सबसे पहले समझिए उपधातु क्या होता है। तो धातु हमने पढ़ा, उपधातु हमने पढ़ा, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनमें क्या होता है, धातु और अधातु दोनों का गुण होता है। तो उसे हम किस कैटेगरी में डाल देते हैं, उपधातु के कैटेगरी में डाल देते हैं, ओके। जैसे कि आप किसी को बुरा ना लगे, अगर किसी को बुरा लगता है तो पहले ही मैं सॉरी बोल दूं। देखिए एग्जाम्पल समझिए, एक हमारी जो दुनिया होती है वर्ल्ड, उसमें क्या होते हैं मेन 2 जेंडर्स होते हैं, मेल फीमेल, लेकिन जिसमें दोनों का गुण होता है उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसजेंडर बोलते हैं, है ना। एक सीधा सा एग्जाम्पल है, किसी को दिल पे बुरा नहीं लगना चाहिए, केवल एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा रही हूँ ताकि एक समझ में आ जाए आपको, है ना। तो धातु और धातु जिनमें दोनों का क्वालिटीज होता है वो क्या होती है, उपधातु होती है, जस्ट लाइक दिस, ओके। चलिए तो उपधातु हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब चलिए पढ़ते हैं मिश्र धातु। अब मिश्र धातु क्या होता है, कुछ अलग अलग धातुओं को क्या कर जाता है, आपस में मिला करके एक मिश्र धातु तैयार की जाती है, जिससे क्या हो कि जैसे मान लीजिए कई बार होता है कि धातु है तो उसमें कुछ हम बना नहीं पा रहे, तो उसमें हमने कुछ ऐसा मिला दिया तो वो क्या हो, अच्छा से तैयार हो गया प्रोडक्ट, तो उसे हम नाम दे देते हैं मिश्र धातु का। जैसे इतनी मिश्र धातु है आपके सामने, सबको आपको तैयार करना है। सवाल कैसे पूछा जाता है, जैसे मान लीजिए जर्मन सिल्वर है तो इसमें कौन कौन सी धातुएं हैं, तो आपसे ऐसे सवाल बनता है, ठीक है। तो पीतल में कॉपर और जिंक आता है, जर्मन सिल्वर में कॉपर, जिंक और निकिल शामिल रहता है, कांसा में कॉपर और टिन रहता है, ऐसा को क्या बोलते हैं, टिन। कॉपर और टिन और प्लेटिनम तीनों को मिला करके मुद्रा धातु बनता है। कृत्रिम गोल्ड कैसे बनता है, कॉपर और एल्यूमिनियम को मिला करके। स्टेनलेस स्टील Fe+Cr मतलब Fe मतलब क्या है, आयरन, क्रोमियम, निकिल और कार्बन। टांका किससे बनता है, लेड और टिन से बनता है। तो इन सभी चीजों के बारे में याद रखिएगा, सभी क्या है, मिश्र धातुएं हैं। कौन कौन सी चीजें मिला करके बनाई गई हैं वो याद रखना जरूरी है, ठीक है। अब चलिए भर्जन की क्रिया को समझते हैं। देखो ये क्या है, जिंक ZnS है, और इसको ऑक्सीजन से क्रिया करा के ZnO बन रहा है और सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है, SO2 गैस बाहर निकल रही है ना। तो देखिए समझ लीजिएगा कि वायु की उपस्थिति में, ठीक है, अयस्क को जो है उसके गलनांक बिंदु जो होता है, गलनांक बिंदु पर जब हम गर्म करते हैं तो वो अपने ऑक्साइड में बदल जाता है। ये क्रिया क्या कहलाती है, भर्जन। लेकिन जस्ट इसी का अपोजिट होता है निस्तापन। देखो मैंने कहा वायु की उपस्थिति में भर्जन क्रिया हो रही है, लेकिन निस्तापन वायु की अनुपस्थिति में हो रहा है। सांद्रित अयस्क को गलनांक बिंदु से नीचे परंतु उच्च ताप पर, और भर्जन में क्या होता है, गलनांक बिंदु पर ही निम्न ताप पर किया जाता है, तो वो भर्जन हो गया। और जस्ट इसी का अपोजिट होता है निस्तापन, ठीक है। तो ये क्रिया क्या हो जाएगी, निस्तापन की हो जाएगी। और कैसे, उच्च ताप पर किसी भी सल्फाइड अयस्क को ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे तो वो अपने ऑक्साइड में बदल जाता है। ये क्रिया क्या कहलाती है, निस्तापन कहलाती है। समझ में आ गया ना। दोनों को कंपैरिजन करके आपसे हो सकता है अंतर पूछा जाए, तो एक अंतर तो आप डेफिनेशन का लिख सकते हैं, और एक लिख सकते हैं कि जो भर्जन की क्रिया होती है वो निम्न ताप पर होती है, लेकिन जो निस्तापन की क्रिया होती है वो किस पे होती है, उच्च ताप पर होती है। भर्जन की क्रिया वायु की उपस्थिति में की जाती है, निस्तापन वायु की अनुपस्थिति में होता है। 3rd नंबर पे रिएक्शन लिख देना, 4th नंबर पे इसमें रिएक्शन लिख देना, सेम यही वाला रिएक्शन यहाँ पे भी लिख देना, बस हो गया, ठीक है। बस आपको यहाँ पे ऊपर में क्रिया में भर्जन लिखना पड़ेगा, नीचे वाले में निस्तापन लिखना है, तो यहाँ पे निस्तापन लिख दीजिएगा, ठीक है। समझ में आ गया ना। तो चलिए फिर वीडियो को एंड करते हैं, और मुझे उम्मीद है कि पूरा चैप्टर आपने अपना रिवाइज किया होगा। वीडियो पसंद है तो एक बार इसे शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ओके। अब हम मिलेंगे अगले चैप्टर में, जिसमें हम क्या रिवाइज करेंगे, 4th नंबर का चैप्टर कार्बन और उसके यौगिक।